गुड इवनिंग एवरीवन। 2025-26 का बजट हमें मिल गया है और इस साल के बजट में जो सबसे ज़्यादा एक एडवांटेजियस पॉइंट मिला है वो मिला है इंडिया के आम इंसान के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या की फीचर्स हैं 2025-26 के बजट के। लास्ट ईयर का बजट मैं अगर आपको थोड़ा समरी में समझाऊं तो लास्ट ईयर के बजट में हमने पॉइंट उठाया था कि इंडिया को विकसित भारत बनाना है। लास्ट ईयर हमने देखा कि इंटरिम बजट जब हमें मिला 1 फरवरी को 2024 में, तो इस इंटरिम बजट में बात आई थी कि इंडिया को विकसित भारत बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल के बजट को पिछले साल के बजट के साथ अलाइन करते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन ने बताया कि हम आपको बताएंगे कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है कि कैसे अब इंडिया को विकसित बनाया जाएगा। बहुत ऐसे डिबेट, बहुत ऐसे थियरीज डेवलप हुए कि गवर्नमेंट ने हमें ये बता दिया कि सर 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती रुको भाई सब्र करो, बताएंगे, पहले थोड़ा इकोनॉमी को ट्रैक पर तो ले आए। तो अब गवर्नमेंट बता रहे हैं कि हमारा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट कैसा होगा। गवर्नमेंट ने कहा जो हमारा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है उसमें हम 4 इकोनॉमी के सेक्टर्स को या 4 एरियाज को हम इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट के नाम से पेश कर रहे हैं कि ये वो इंजन्स हैं, ये वो डेवलपमेंट के इंजन्स हैं जो इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाएंगे। ठीक है, जो विकसित भारत का विजन कंप्लीट करेंगे, जिसमें फ्यूल के रूप में काम करेंगे हमारे रिफॉर्म्स, चाहे सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसी भी तरह के रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट कहते हम आने वाले लगभग 22-23 साल में 2047 तक इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स प्रोवाइड कर देंगे इकोनॉमी में कि वो फ्यूल के रूप में, एक पुश फैक्टर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइडिंग स्पिरिट होगा इंक्लूसिविटी, मतलब जो हम गाइडिंग पाथ लेकर चलेंगे, जो हमारी स्पिरिट है वो है इंक्लूसिविटी, जिसमें गवर्नमेंट कहते कोई भी सेक्टर, कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट ऑफ सोसाइटी को ग्रोथ या डेवलपमेंट में पीछे नहीं छोड़ना। जो हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा है दैट इज सबका साथ सबका विकास। तो इंक्लूसिविटी हमारा गाइडिंग पाथ होगा एंड जो डेस्टिनेशन है दैट इज विकसित भारत। तो हमें इंजन दे दिया, मतलब गाड़ी दे दीजिए, और गाड़ी दे दी है कि गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत। गाड़ी में फ्यूल क्या डालेंगे, रिफॉर्म्स का, और स्पिरिट किस स्पिरिट से काम करेंगे, इंक्लूसिविटी की स्पिरिट से काम करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखने को मिल जाएगा एस्पिरेंट्स आपको। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ध्यान से देखिएगा। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज अगर आपने ये समरी वीडियो देख लिया, इसके बाद आप चाहे इससे रिलेटेड कोई मर्जी नोट्स पढ़िए, इससे रिलेटेड कोई मर्जी आप समरी पेज उठा लीजिए, आपको सिर्फ उसको एक इंग्लिश माध्यम के रूप में पढ़ने की जरूरत होगी कि मैं बस इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ लूँ। यहाँ आपको मिनट में समझ आ जाएगा कि सर ने कुछ बोला था, ये मुझे याद है। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो गवर्नमेंट कहते हैं हमारा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि हम एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, इन 4 चीज़ों को हम ज़्यादा पुश फैक्टर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स इकोनॉमी को डेवलपमेंट की पाथ पर लेके जाएंगे। क्लियर? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। क्लियर? आगे बढ़ते। इसके बाद गवर्नमेंट ने बताया कि अब हम क्या चाहते हैं कि विकसित भारत कैसा हो, और उस विकसित भारत को बनाने के लिए क्या हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे विकसित भारत में चेंजेस, प्रेजेंट भारत में और विकसित भारत में हम कैसे चेंजेस देखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एस्पिरेशंस हैं हमारे विकसित भारत के लिए। सबसे पहले है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। गवर्नमेंट कह रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं एटलीस्ट कि सर हमें डबल डिजिट ग्रोथ पे जाना है। ठीक है, कोविड से पहले, बिफोर कोविड या प्री कोविड टाइम पीरियड में इंडिया 7.5 to 7.8% ग्रोथ रेट अचीव कर गया था। कोविड के बाद जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ी डेफिशिएंसी देखने को मिली। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया कि
2024-25 के लिए आपके पास जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.4% ही रह जाती है, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ। इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आई कि अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा ताकि डेवलपमेंट ईजी हो जाए। आपने टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर की क्लास में सुना होगा किसी भी टीचर से, या आपने न्यूज़पेपर में खुद पढ़ा होगा कि इस बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इतना बूस्ट नहीं मिल पाया, ठीक है, जिसके कारण हमारा ओवरऑल जीडीपी कम हुआ। अब जब हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं ग्रोथ को, तो मैं जीडीपी को बढ़ाना चाहता हूं और उसको डबल डिजिट ग्रोथ पे, मतलब 10 से भी ज़्यादा की स्पीड पर मेरा रियल जीडीपी इंक्रीज हो। हमारा ये एक एस्पायरेशन है। आफ्टर दैट, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सिक्योर हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट इसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो ये वेरिएशन आ जाता है। ग्रोथ इज रिलेटेड विद मोर इकोनॉमिक प्रोडक्शन एस्पेक्ट, कि आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद योर रिसोर्स एस्पेक्ट, कि आप इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज को ग्रो कर रहे हो। वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट की बात आती है, जिसमें आप मेजर या प्राइमरी फैक्टर रखते हो ह्यूमन डेवलपमेंट को, कि ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ग्रोथ होने के साथ साथ में, जीडीपी बढ़ने के साथ साथ में। तो हमने डेवलपमेंट में भी सबका साथ लेके आना है, इंक्लूसिव रखना है डेवलपमेंट को, एंड सिक्योर। एक बार अगर किसी को हमने डेवलपमेंट के पाथ में ऐड कर लिया, ऐसा नहीं है इस साल वो डेवलपमेंट का पार्ट है, नेक्स्ट ईयर वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, तो सिक्योर करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, मतलब ज़्यादा सस्टेनेबल मैनर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड पॉइंट हमने रखा, एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, ठीक है। 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलोंगिंग इन लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास। तो इस जो मिडिल क्लास है, इसको हमने ये नहीं मानना कि ये हमारे देश के लिए खराब है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक पॉइंट आउट किया इस बजट में। उन्होंने कहा, इट इज नॉट द सॉइल, कंट्री इज नॉट जस्ट अ सॉइल बट इट्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो देश से मतलब मेरा इस मिट्टी से ही नहीं है, इस मिट्टी के लोगों से है। तो उस लोगों में अगर एक अच्छा चंक ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास का है, तो क्यों ना हम इस मिडिल क्लास को राइजिंग पावर के रूप में इस्तेमाल करें और उनका कंजम्पशन, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में हेल्प करें। तो हम ज़्यादा एनहांस करेंगे स्पेंडिंग पावर इंडिया के राइजिंग मिडिल क्लास का। देन इनविगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने बात किया कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिली, तो सरकार कहते हम जैसे ना जैसे करके कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स लाएंगे। जैसे हमने पढ़ा कि हमारा फ्यूल क्या है, रिफॉर्म्स, तो कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स आएंगे जिससे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। एंड अपलिफ्टिंग हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, अपलिफ्टिंग द हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए हमें लोगों का इनकम बढ़ाना होगा। इसीलिए इस साल के बजट में इनकम टैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट आए, वो हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। देन जो लास्ट ईयर के बजट में हमें एक एब्रिविएशन मिला था ज्ञान, वेयर ज्ञान स्टैंड्स फॉर गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। तो गवर्नमेंट कहते कि हमने इन 4 सेक्शंस को ज़्यादा जल्दी इंक्लूसिविटी में लेके आना है। वेयर गरीब स्टैंड्स फॉर द पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू पॉवर्टी लाइन, ठीक है, युवा फॉर यूथ, अन्नदाता फॉर फार्मर एंड नारी फॉर वुमेन। तो इन 4 सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी या इन 4 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हमने ज़्यादा जल्दी इंक्लूड करना है ग्रोथ या डेवलपमेंट में। तो ज्ञान के नाम से हमने इसको एब्रीविएट किया था। तो कहते हमने अब ओवरऑल जो डेवलपमेंट करनी है वो इन 4 सेक्टर्स में भी करनी है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। और जो लास्ट ईयर में हमारा ज्ञान एजेंडा था वहाँ पे भी हम रिफॉर्म्स करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर आपको याद होगा पिछले 2-3 साल के बजट में, या आपने जीएस की क्लास में पढ़ा होगा, सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम आया था, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आया था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज
डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो अब वैसे ही सेम ग्राउंड्स पर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि एक डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में बात आई है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा रिजिलियंस है, एग्रीकल्चर इज मोर रिजिलियंट। ठीक है, बैक टू बेसिक्स वाली बात है, ओल्ड स्कूल वाली बात है कि भाई अगर तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर है तो उसको प्रमोट करो ना। तो गवर्नमेंट कहते सही बात है, तो वहाँ पर बात आई कि हम एग्रीकल्चर को डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जिसमें पहले 5 साल में 100 डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। आफ्टर दैट एनहांस्ड क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का जो ओवरऑल लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। आपको इंटरेस्ट सबवेंशन पर 5 लाख तक का अब किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलेगा, मतलब कम ब्याज रेट पर इंटरेस्ट सबवेंशन पर, मतलब मार्केट रेट से कम ब्याज रेट पर किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा और ज़्यादा लिमिट का 5 लाख तक की लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। देन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, कॉटन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार कहते हैं हम मिशन मोड में काम करेंगे और मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया जाएगा। देन नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 100 हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ऑल वेदर सीड्स, क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड्स बनाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड्स या ऑल वेदर सीड्स बनाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे और 100 HYV सीड्स डेवलप किए जाएंगे। क्लियर? तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को अलाइनमेंट पता है कि आज से 2 साल पहले के बजट में क्या आया था, पिछले साल के बजट में क्या आया था, इस साल के बजट में क्या आया है। तो कंजक्टिविटी ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स या मिनिस्टर्स अच्छा रोल साबित कर रही है कि ज़्यादा स्टेबल है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पता है कि हमने लॉन्गर वर्जन में कैसे काम करना है, शॉर्ट पीरियड में कैसे ग्राउंड सेट करने हैं फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, रूम फॉर डेवलपमेंट तैयार हो गया, अब डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है किसी स्टेबल गवर्नमेंट की। एंड मखाना बोर्ड इन बिहार, ठीक है, राइजिंग हेल्थ कंसर्न्स को देखकर जो हम एक पॉइंट समझें कि जो मखाना का डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 7 साल में। 2017 में 2017 में मखाना, जिसे हम फॉक्स नट बोलते हैं, इसका जो ओवरऑल प्राइस था वो लगभग 200 रुपीज पर किलोग्राम था। ठीक है, ऑन एवरेज इंडिया लेवल पर प्राइस। अब जो मखाने का प्राइस फार्मर को मिल रहा है 2024 में वो लगभग 500 रुपये पर किलोग्राम है। तो क्यों ना हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से इस मखाने के ट्रेड को बढ़ाएं और फार्मर की इनकम को डबल करने में हेल्प करें। तो उसके लिए मखाना बोर्ड बिहार में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो लास्ट ईयर के बजट में हमने पढ़ा था पूर्वोदय, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, ठीक है, या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नो डाउट हमारे पास कोलिजन गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश और बिहार का कोलिजन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए कुछ एक स्पेसिफिक स्कीम्स बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बनती दिखेंगी, बट अभी हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि सर ये कोलिजन गवर्नमेंट है या समथिंग। देन MSMEs को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, कहते हैं मेक इन इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, इंडिया में और ज़्यादा बेहतरीन गुड्स बनाए जाएंगे और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है MSME के लिमिट्स को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट था माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए प्रेजेंटली अप टू 1 करोड़, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5 करोड़, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट था 10 करोड़, जो कि बढ़ाकर कर दिया है 25 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट था 50 करोड़, जो कि बढ़ाकर कर दिया है 125 करोड़। एंड फॉर टर्नओवर, ये था माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़, जो कि बढ़ाकर कर दिया है 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर था 50 करोड़, जो कि बढ़ाकर कर दिया है
100 करोड़। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर लिमिट था 250 करोड़, जो कि बढ़ाकर कर दिया है एक वॉपिंग 500 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर लिमिट। ठीक है, मैं आपको 99.9% गारंटी के साथ कहता हूं इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, मैच द फॉलोइंग का। 2023 में ये लिमिट्स अपडेट किए गए थे, तो अगेन मैच द कॉलम में क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब दोबारा 2025 में लिमिट्स अपडेट किए गए हैं, मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनेगा जी। नहीं तो हमें मेंस आंसर राइटिंग में कोट करना होगा कि गवर्नमेंट कैसे एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाए, टर्नओवर लिमिट बढ़ाए, माइक्रो इंडस्ट्री माइक्रो में ही रहेगी। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो मुझे माइक्रो से हटा के स्मॉल में डाल दिया जाएगा, मुझे कुछ एडवांटेज मिलेंगे, हो सकता है कुछ डिसएडवांटेज मिले, तो मैं माइक्रो में ही रहना चाहता हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गई, मैं माइक्रो इंडस्ट्री में ही रहूँगा। ये एक एडवांटेज है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए सरकार कहते हैं क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट कार्ड इशू होंगे किन एंटरप्राइजेस को? जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, और उनको भी 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड लिमिट वाले कार्ड मिलेंगे। ठीक है, और आने वाले 5 साल में पहले हमने माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, एंड स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो वुमेन काउंटर पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम उनको 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप लगाने के लिए पहले 5 साल के लिए, और वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ मार्केट से कम रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगे। तो हम देख सकते हैं कैसे माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाते हुए गवर्नमेंट कहते हैं कि हम सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 पर वर्क करेंगे, जिसमें हम बच्चों के न्यूट्रिशन पर, बच्चों के आंगनवाड़ी कल्चर पर, ठीक है, एंड वेयर पोषण स्कीम कि कैसे न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट प्रोवाइड की जाए विमेन एंड चिल्ड्रन को, उसके लिए स्कीम को प्रमोट किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा लोग एडमिशन ले पाएँ, ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले पाएँ, तो वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी आईआईटीज की। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डे केयर कैंसर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं क्यों ना हम एनवायरनमेंट को बचाएं, पेपर का यूज़ कम करें, और लोगों का जो एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स है वो भी कम हो, तो हम एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जिसमें हम इंडियन लैंग्वेज में स्कूल बुक्स, हायर एजुकेशन बुक्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग बनाए जाएंगे। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, स्किल मिसमैच के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कवर करने के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। देन एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने बात की। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कहा कि हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एमएसएमई को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे ये हमने पढ़ लिया, एमएसएमई के लिए क्या किया है ये पढ़ रहे हैं, और अब एक्सपोर्ट्स की बारी आती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन को मिशन मोड में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहते हैं सेक्टोरल लेवल पर, मिनिस्टीरियल लेवल पर डिफरेंट टारगेट सेट किए जाएंगे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई करना है तो आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक मैनर में, ई गवर्नेंस में प्रोवाइड किया जा रहा है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे ताकि जितने भी एमएनसीज इंडिया में आते हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जो एमएनसीज को हैंडल करते हैं, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ट्रेड में काम करते हैं, उनको ग्लोबल मैनेजरियल, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी ग्लोबल कैपेबिलिटी या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के साथ। देन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, एयरपोर्ट्स पर
जो एयर कार्गो आएगा उसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम एयरपोर्ट्स पर वेयर हाउस फैसिलिटी बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्राउड इन होगा इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोटिवेट होगी कि ठीक है जी एयरपोर्ट पर वेयर हाउस बने हैं, हम वहां पे जाके एयर कार्गो एयर फ्रेट चलाते हैं, एयर शिपिंग बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर? देन रिफॉर्म्स एज द फ्यूल। अब कौन से रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाएंगे जो फ्यूल के रूप में काम करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कौन से सेक्टर में? फाइनेंस सेक्टर में हम कहते हैं रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कौन से रिफॉर्म्स लेके आएंगे? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए हमारे पास सिबिल स्कोर रहता है, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स या सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप इजीली एक दूसरे को लोन ले पाएगा, फॉर्मल लैंडिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, देन नेशनल बैंक फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंपनियां भी बॉन्ड्स बेच पाएं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेच पाएं, उसमें पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी लॉन्च किया गया कि गवर्नमेंट क्यों ना डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज को, पर कॉर्पोरेट कंपनीज को कॉर्पोरेट बॉन्ड ना लॉन्च करने पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो पार्शियल क्रेडिट बैंक से प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, देन रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025। एक सेंट्रल लेवल पर केवाईसी रजिस्ट्री को डिजिटल मैनर में रिवैम्प करके लॉन्च किया जाएगा 2025 में। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स। गवर्नमेंट कहते कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस किए जाएंगे, सेबी के नॉर्म्स, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जाएगा कि कैसे कंपनीज आपस में मर्ज हो सकती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ाया जाएगा, जो प्रेजेंट 74% है उसको 100% किया जाएगा। तो देख सकते हैं हम कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात हो रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा पुश मिले, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। क्लियर? टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात आई, डायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी चेंज आए, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज हो गई हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात आई, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट टू अनलीश प्रोडक्टिविटी। जितने भी हमारे टैक्स कॉम्प्लायंसेस हैं उनको लाइट टच में रिफॉर्म किया जाएगा, मतलब उन कॉम्प्लायंसेस को, बर्डन को कम किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी कि कैसे टैक्सेशन में चेंजेस आए। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स बनाया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रमोट किया जा रहा है उस इंडेक्स में हम देख पाएंगे। एफएसडीसी mechanism to evaluate impact of the current financial regulation and subsidiary instructions along with the framework for the responsiveness of the financial sector। FSDC मैकेनिज्म क्या कहता है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म लॉन्च करेंगे जिसमें हम फास्ट मैनर में ट्रैक कर पाएंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना बढ़िया रिस्पॉन्सिवनेस है, कि आज अगर एक कंपनी आईपीओ बेच रही है तो कितनी जल्दी आईपीओ बिक रहा है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे। एंड जन विश्वास बिल 2.0, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है, या कंपनीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वेज कोड्स हैं, इन सब के लिए जन विश्वास बिल 2.0 आएगा, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि हम डीक्रिमिनलाइज कर दें इन लॉज को। 100 प्रोविजंस को हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे। ठीक है, डीक्रिमिनलाइज का मतलब क्या है? किसी लॉ में कोई बात आ गई कि अगर ये काम किया तो जेल होगी, या ये काम नहीं किया तो जेल होगी, फैक्ट्री में ये नहीं लगाया तो जेल होगी, फैक्ट्री में वो नहीं लगाया तो जेल होगी। ठीक है, तो उसमें इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ, कि जेल होगी सीधा। ठीक है, तो सरकार कहते हैं कि इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो भाई जेल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं लगभग 100 प्रोविजंस को, कि अगर कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो जेल नहीं होगी, हाँ थोड़ी पेनल्टी, थोड़ा फाइन लग जाएगा, जेल नहीं होगी। तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा फ्री माइंड में काम कर पाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
उसका बढ़ेगा और वो एक मेंटल कैपेसिटी उसका फ्री रहेगा। उसको डर नहीं होगा कि हाँ मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया या मैंने कोई रूल फॉलो नहीं कर पाया गलती से तो मुझे जेल हो रही है। ठीक है, हाँ पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फाइन लगेंगे। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज हुआ अंडर जन विश्वास बिल 2.0, तो ये भी रोल आउट किया जाएगा जल्दी ही। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल्स आए हैं? कहते कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया जाएगा। कम से कम 7 टैरिफ रिमूव किए गए हैं डिफरेंट चीज़ों पर। ठीक है, तो उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये हमारा आज के लिए समरी वीडियो है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। एक चीज़ पर एक ही सेस या एक ही सरचार्ज लगेगा, बहुत सारे सेस या सरचार्ज नहीं लगेंगे एक कमोडिटी पर। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम। ठीक है, सेस जिस भी आइटम पर लग रहा है वो इक्वल लगना चाहिए पूरे कंट्री वाइज। ठीक है, और जिस भी फील्ड में वो प्रोडक्ट है हमारा या जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है हमारा उस पर एक तरह का सेस लगेगा। और अगर डिफरेंट सेस लगेगा तो वो कहते हैं वो किसी लोअर सेस लगाओ सर्टेन आइटम्स, कुछ मेन आइटम्स ऐसी होंगी जिन पर थोड़ा लोअर सेस लगाएंगे, नहीं तो एक यूनिफाइड मैनर में सेस लगेगा ऑल ओवर इंडिया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ प्रपोजल्स आए। डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम डिटरमाइन करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही हैं ट्रेड में या करेंसी में, उसका जो फेयर प्राइस है उसको डिसाइड करने के लिए हम एक मैकेनिज्म लॉन्च करेंगे और उसका ब्लॉक पीरियड रखेंगे 3 साल का। ठीक है, एंड एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर हमने पढ़ा था लास्ट ईयर के बजट के केस में एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए टैक्सोनॉमी की बात आई थी, एक नया टैक्सोनॉमी लॉन्च किया जाएगा। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कम किए जाएंगे और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कोरिलेट किया जाएगा। तो हम अपने लिटिगेशंस रिड्यूस करेंगे और सेफ हार्बर रूल्स मतलब फॉरेन कंट्रीज के रूल्स के साथ और ज़्यादा हम कोरिलेट करेंगे। इसके लिए टैक्सोनॉमी लॉन्च किया जाएगा। नाउ द मच अवेटेड डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंज आए, सरकार कहते जी अप टू 4 लाख की इनकम तक नो टैक्स निल। सो अप टू 0 to 4 लाख नो टैक्स। 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स होगा, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20% टैक्स होगा, 20 से 24 लाख की इनकम तक 25% टैक्स होगा और 24 लाख पर एनम की इनकम से ज़्यादा पर लगेगा 30% टैक्स। पिछले साल हमारे पास यही था कि 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा, तो अब 24 लाख से ज़्यादा की इनकम है तब 30% टैक्स लगेगा। इतना डिस्काउंट मिला हमें इनकम टैक्स के लिए इतने डिफरेंट मैनर में। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में भी मैं पढ़ाऊंगा जब हम डायरेक्ट टैक्स का अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या चेंजेस हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है पिछले साल क्या था स्लैब, इस साल हमारा स्लैब क्या है। ठीक है, अब इसमें जो मेजर पॉइंट आया, ये जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए, अगेन जैसे हमने बात की कि पर्सनल कंजम्पशन, मिडिल क्लास की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा रैशनलाइज किया जाएगा टैक्स डिडक्टेबल सोर्स के मैनर को, और जो भी टैक्स डिडक्शन के टाइम पर जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको ईज किया जाएगा। एनकरेज किया जाएगा वॉलंटरी कॉम्प्लायंसेस को। बिजनेसमैन को बोला जाएगा कि भाई आप खुद इनिशिएट लो, टीडीएस काटो अपने एम्प्लॉयज़ का, हमें जमा करवाओ। वॉलंटरी कॉम्प्लायंसेस को इनिशिएट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा और जो ज़्यादा कॉम्प्लायंस बर्डन है उसको कम किया जाएगा। कैसे? टीडीएस के मामले में टैक्स डिडक्शन लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ाकर डबल कर दी है 50,000 से 1 लाख। ठीक है, और एनुअल लिमिट है जो टीडीएस का रेंट पर 2.4 लाख उसको बढ़ाकर कर दिया है 6 लाख। तो रेंट पर टीडीएस 2.4 लाख का लिमिट मिलता था, अब वो बढ़ाकर कर दिया है 6 लाख। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 4 years। अगर मैंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरी और मैं उस रिटर्न को अपडेट करना चाहता हूं तो मुझे 2 साल का टाइम मिलता था, अब वो मुझे अपनी इनकम टैक्स को अपडेट करने के लिए 4 साल का टाइम मिलेगा।
ठीक है, तो वॉलंटरी कंप्लायंसेस को एनकरेज किया गया है और कंप्लायंस बर्डन को कम कैसे किया गया है, स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट वाले वो अपना पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्मॉल लेवल पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो जब बन गई उसको 5 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब उसका टाइम पीरियड बढ़ा के 10 साल कर दिया कि 10 साल के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर कराओ, तो कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, नाउ मेजर पोर्शन में फ्रॉम वेयर रूपी कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा है। जो मेजर पोर्शन है गवर्नमेंट के पैसे आने का वो है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, दैट विल मेक अ पार्ट ऑफ 24%। ठीक है, बट अगर हम रेवेन्यू साइड की बात करें, ये तो कैपिटल रिसीट्स हो गए ना हमारे, कि गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, बट अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें जहां पर गवर्नमेंट की इनकम है, कर्जे से कोई लेना देना नहीं है, तो रेवेन्यू रिसीट्स वाली साइड इनकम टैक्स से रेवेन्यू आएगा 22%, 5% आएगा यूनियन एक्साइज से, 18% आएगा जीएसटी से, 17% आएगा कंपनीज के टैक्स से, 4% आएगा कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, और 9% आएगा नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स के अलावा कोई और रिसीट्स, सरकारी कंपनियों के डिविडेंड, ठीक है, चालान, रसीट, रजिस्ट्री चार्जेस, ऐसी सारी चीजों। ठीक है, और 1% है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो सरकार को कैपिटल रिसीट्स मिले बट कर्जे से नहीं, मतलब एसेट्स बेस्ड की, एसेट मोनेटाइजेशन होगा, मतलब सरकार कुछ कंपनीज के शेयर बेच सकती है या कोई अपनी सरकारी प्रॉपर्टी बेच सकती है, वो कितना है, वो 1%। तो ठीक है, ये कम हुआ है, ये अच्छी बात है। और रुपी गोज टू कहाँ खर्चा होगा, जो मेजर पोर्शन ऑफ खर्चा है सरकार का वो है 22%, किसमें, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट को बांट देंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है टैक्स और ड्यूटी में। इसके बाद 20% है सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका ब्याज भी तो जाएगा, तो 20% हमारा ब्याज भरने में जाएगा। इसके बाद 16% है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, वो स्कीम जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें जाएगा 16% पैसा। इसके बाद 8% फॉर डिफेंस, 8% फॉर फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स, 8% फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो स्कीम्स जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाते हैं एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। वहाँ जाएगा 8% पैसा, बाकी इधर उधर के खर्चे और 8%, 4% पेंशन में जाएगा, 6% जाएगा सब्सिडीज देने में। क्लियर? तो ये बात कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सिडीज का जो गवर्नमेंट का बजट है वो इंटरेस्ट पेमेंट से कम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट का 20%, सब्सिडी का खर्चा है ओवरऑल बजट का सिर्फ 6%, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 2023-24 में हमने रखा था 12.5 लाख करोड़, वो हो गया है 15.5 लाख करोड़। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2025-26 के लिए 15.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो भी ग्रांट्स दिए गए स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट क्रिएशन के लिए। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये फॉर्मूला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर एसेट क्रिएशन या ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट्स, वो रखा गया 15.5 लाख करोड़। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2023-24 में सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा था 34.9 करोड़, 2024-25 में रखा था 37 लाख करोड़ और अब वो है 39.4 लाख करोड़। गवर्नमेंट का लगभग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40 लाख करोड़ बताया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपका ओवरऑल बजट कितना बन जाता है, 40 लाख करोड़, 15.5 लाख करोड़, तो लगभग 55 लाख करोड़ का बजट सजेस्ट किया गया है। नाउ फॉर डिफरेंट डेफिसिट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर फिस्कल डेफिसिट, मतलब कितना लोन लेना पड़ेगा डेफिसिट क्लियर आउट करने के लिए। दिस इज फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे में कितना मिसमैच है, टैक्सेस से कितना पैसा आया, सैलरीज में कितना पैसा बांट दिया, उसका मिसमैच, रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट,
सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। जो ग्रांट्स स्टेट्स को प्रोवाइड की एसेट क्रिएशन के लिए, उसको यहाँ ऐड कर दिया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर एसेट क्रिएशन, वो यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि सरकार का वो कहते हैं जी आज सच एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे एसेट्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट मतलब लोन प्लस ब्याज वाला पार्ट। तो 6.7% था लगभग आपका फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में। सरकार कहते हैं हम इसको कम करके करेंगे 4.4%, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट था 4.4% 2021-22 में, इसको कम करके करेंगे 1.5%। आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था 3.3% 2021-22 में, कोविड के बाद, इसको कम करके 0.3% करेंगे। और 3.3% था आपका प्राइमरी डेफिसिट, इसको कम करके 0.8% पे लेके आएंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्रूडेंस मैनर में फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है। गवर्नमेंट का फिस्कल कंसोलिडेशन बढ़िया है, गवर्नमेंट का फिस्कल प्रूडेंस अच्छा है, फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल मैनर में FRBM फाइनेंस कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए बजट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस के साथ। साथ ही में हम बजट को भी डिस्कस करेंगे। जो बजट में हमारे पास 4 मेन सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा सेक्टर वाइज, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको मेंस या प्रीलिम्स के आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियोज़ के साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट के। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।